ही नहीं जिससे मुझे कनेक्ट फील हो। लड़कों की छुअन से ही मुझे इरिटेशन होती है। अभिमन्यु बोला, तो क्या तुम कभी शादी नहीं करोगी? रूही ने उसे घूरते हुए कहा, आप ये क्यों पूछ रहे हैं सर? अभिमन्यु बोला, मेरे डैड से मेरा झगड़ा इसी बात पर हुआ था। वो चाहते हैं कि मैं शादी करूं, लेकिन मुझे कोई लड़की अच्छी नहीं लगती। रूही ने भौं उठाकर कहा, कहीं आपको लड़के तो पसंद नहीं है? अभिमन्यु चिढ़कर बोला, शट अप रूही। तभी पीछे से एक आवाज आई, रूही तुम यहां? रूही पलटी तो वहां अद्विक था। रूही ने पलटकर देखा तो अद्विक, आरिका और अंशिव तीनों वहां खड़े थे। अंशिव रूही से बोला, ओहो, मैडम यहां बैठकर सलाद खा रही है। मैं आंटी को बताऊंगा। सुबह सुबह चूहे की तरह कुतर कुतर कर नाश्ता करती हो, और यहां हाथ मुंह दोनों तेजी से चल रहे हैं। रूही ने अंशिव को घूरा। तभी अद्विक बोला, रूही तुमने बताया नहीं, तुम यहां क्या कर रही हो? रूही बोली, हम यहां मीटिंग के लिए आए हैं, जो कुछ देर में शुरू होगी। ये मेरे साथ है अभिमन्यु आहूजा, और सर ये मेरे बड़े भाई हैं अद्विक, और यह वैसे तो इनकी सेक्रेटरी के साथ हैं ही, मेरी भाभी भी बनने वाली है। एडविक उसकी बात सुनकर हैरान रह गया और आरिका हड़बड़ा गई। एडविक ने अंशिव को घूरा, जो कनखियों से उसे देखकर दांत दिखा रहा था। एडविक बोला, लेकिन तुम तो कपूर कंपनी में काम करती हो ना, फिर ये आहूजा कैसे? अभिमन्यु बोला, जी अक्षय कपूर मेरा दोस्त है और पार्टनर भी। उसके पिता ज्यादा शहर से बाहर रहते हैं, इसलिए कंपनी का नाम कपूर एम्पायर है। एडविक ने उससे हाथ मिलाया। कुछ देर बातचीत के बाद पता चला कि ये सब एक ही मीटिंग के लिए आए हैं। मीटिंग शुरू होने में अभी आधा घंटा था तो सब कॉफी पीने बैठ गए। अंशिव ने रूही की टांग खींचनी शुरू की, जिस पर रूही ने उसे 2 मुक्के जमा दिए। उन दोनों को झगड़ते हुए देखकर जहां आरिका मुस्कुरा रही थी, वहीं अभिमन्यु अंशिव को घूर रहा था। कुछ देर बाद ही मीटिंग रूम में सब बैठे थे। आरिका थोड़ी घबराई हुई थी क्योंकि ठीक सामने विक्की बैठा था और उसकी नजरें आरिका और अद्विक के जुड़े हुए हाथों पर टिकी थीं। अद्विक उसे रिलैक्स कराने के लिए उसका हाथ पकड़े बैठा था। अद्विक की दूसरी तरफ अंशिव बैठा था, जो अपने बगल में बैठी रूही की उंगली में पहनी अंगूठी को बार बार निकालकर फिर डाल रहा था। रूही उसकी कोहनी में हल्की चोट मारती जा रही थी और उसके बगल में बैठा अभिमन्यु अंशिव को घूरता जा रहा था। तभी मीटिंग रूम का दरवाजा खुला और एक बेहद खूबसूरत लड़की अंदर आई। चेहरे से ही वो काफी तेज लग रही थी। उसकी नीली आंखों ने सब पर नजर दौड़ाई और फिर जाकर एक कुर्सी पर बैठ गई। सबने उससे हेलो कहा। उसकी नजरें सबके चेहरे से होती हुई अद्विक पर जाकर रुकी। उसे अद्विक को देखते देख जहां आरिका चिढ़ गई, वहीं अंशिव उस लड़की को घूरने लगा। फिर मीटिंग रूम का दरवाजा एक बार फिर खुला और एक अधेड़ उम्र का आदमी अंदर आया। सब खड़े होकर उसका स्वागत करने लगे। वह आदमी अद्विक की तरफ देखते हुए बोला, आप मिस्टर राठौर के बेटे हैं ना? अद्विक ने हां में सिर हिलाया। वह आदमी बोला, मिस्टर राठौर से मेरी बात हुई थी। उन्होंने इस प्रोजेक्ट पर अपना भी सुझाव दिया था और मैंने यह प्रोजेक्ट आपकी कंपनी को दिया है। यहां पर हम और 2 कंपनियों को सिलेक्ट करेंगे जो 20-20% पार्टनरशिप लेंगी। अद्विक ने सिर हिलाकर समझ लिया। इसके बाद वहां मौजूद हर कंपनी की तरफ से आए लोगों ने अपना अपना प्रेजेंटेशन दिया। मीटिंग खत्म हो चुकी थी। अद्विक और वह आदमी बाहर जाकर प्रोजेक्ट के बारे में चर्चा कर रहे थे। मीटिंग रूम में आरिका अब भी काफी अनकंफर्टेबल महसूस कर रही थी। तभी रूही बोली, आरिका चलो फ्रेश होने चलते हैं। आरिका विक्की की घूरती नजरों से बचने के लिए तुरंत रूही के साथ वहां से चली गई। रूही और आरिका वॉशरूम आई हुई थीं। रूही एक कमरे के वॉशरूम में थी। यह वही कमरा था जिसे अथर्व ने पहले से बुक करवाया हुआ था। जब भी वह इस होटल में आता था, इसी कमरे में रुकता था। आरिका पहले फ्रेश होकर बाहर आ चुकी थी। वह कमरे में इधर उधर देख रही थी। तभी उसका फोन बज उठा। उसने देखा उसकी मां का कॉल था। वह बात करते हुए कमरे से बाहर निकल गई। वहीं मीटिंग रूम में अंशिव को उस लड़की को घूरते देख अभिमन्यु उसके कान के पास झुककर धीमे से बोला, क्या हुआ, माल पसंद आ गया क्या? अंशिव ने उसे घूर कर देखा। सभी को बिजी देखकर विक्की वहां से निकल गया। अंशिव उस लड़की के पास गया और बोला, हेलो मिस। लड़की बोली, मोनिका। अंशिव उससे बात करने लगा।
मोनिका ने अद्विक के बारे में पूछताछ करने की कोशिश की, जिससे अंशिव का शक उस पर और गहरा हो गया। उधर आरिका अपनी मां से बात कर रही थी। तभी किसी ने पीछे से उसका मुंह दबा लिया और उसे जोर से घसीटते हुए ले गया, बिना इस बात के कि आगे उसके साथ क्या होने वाला है। इसी बीच अद्विक और वह आदमी मीटिंग रूम में वापस आए। आरिका को वहां न पाकर अद्विक ने तुरंत पूछा, अंशिव, आरिका कहां है? अंशिव बोला, रूही के साथ गई है। अद्विक सबकी तरफ देखते हुए बोला, मैं और मिस्टर राठी यह फैसला कर चुके हैं कि यह प्रोजेक्ट कपूर एम्पायर और मोनिका, जो अपने बॉस की जगह आई है, उनकी कंपनी चौधरी एम्पायर को दिया जाएगा। यह सुनते ही अभिमन्यु और मोनिका दोनों मुस्कुरा दिए। दोनों की नजरें एक पल के लिए मिलीं और फिर उन्होंने नजरें हटा ली। अद्विक ने जब नजर दौड़ाई तो उसने देखा विक्की वहां नहीं था। बाकी लोग जाने लगे, तभी रूही अंदर आई और बोली, अद्विक, आरिका आ गई क्या? मुझे वह कहीं नहीं मिली। उसकी बात सुनकर अद्विक का चेहरा क्रोध से भर गया। वह जोर से गरजा, मिस्टर मेहरा, आपका बेटा कहां है? उसकी आवाज सुनकर मिस्टर मेहरा घबरा गए और बोले, क्या हुआ? तुम इतने गुस्से में मेरे बेटे के बारे में क्यों पूछ रहे हो? अद्विक बोला, वह यहां नहीं है और आरिका भी नहीं है। मेहरा बोला, वो लड़की यहां नहीं है तो इससे मेरे बेटे को क्या लेना? क्या पता वह खुद उसके साथ गई हो। अद्विक ने तीखे स्वर में कहा, उनकी सगाई टूट चुकी है, वह उसके साथ कहीं नहीं जाएगी। अपने बेटे को फोन कीजिए, अभी के अभी। मेहरा घबराते हुए विक्की को कॉल मिलाने लगे। उधर विक्की आरिका को बेहोश कर चुका था और उसे होटल की पार्किंग तक ले आया था। उसने फोन निकालकर अपने दोस्तों को कॉल किया और बोला कि वे उसके फार्म हाउस पहुंचे। उसने आरिका को गाड़ी में फेंका और गाड़ी स्टार्ट कर शहर से बाहर की ओर दौड़ा दी। तभी उसका फोन बजा। उसने देखा पापा का कॉल था। विक्की ने फोन उठाया और बोला, पापा, मैं गाड़ी लेकर निकल चुका हूं, बताना भूल गया। आज मैं दोस्तों के साथ फार्म हाउस जा रहा हूं, रात को घर नहीं आऊंगा, आप दूसरी गाड़ी लेकर चले जाइए। वह आरिका के चेहरे को देखते हुए मुस्कुराया और बोला, अभी तो अद्विक के हाथ पकड़कर बैठी थी ना, आज मैं तुझे किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ूंगा, फिर वो तुझे नजर उठाकर भी नहीं देखेगा। वहीं दूसरी तरफ मेहरा का फोन स्पीकर पर था। एडविक ने उसका कॉलर पकड़ लिया और गुस्से में बोला, तुम्हारा फार्म हाउस कहां है? अंशिव भी घर जा, जल्दी बोलिए और अपने बेटे को कंधा देने के लिए तैयार हो जाइए। चेतावनी देने के बावजूद उसने टेबल पर जोर से अपना हाथ पटका। मेहरा घबरा कर बोला, वो फार्म हाउस शहर के बाहर है, प्लीज मेरे बेटे को कुछ मत करना। लेकिन अद्विक और अंशिव तब तक वहां से जा चुके थे, आगे जारी रहेगा। विक्की अपनी चाल चल चुका था। चुपके से आरिका को उठाकर फार्म हाउस की तरफ भाग गया। उधर अद्विक और अंशिव भी बिना सोचे दो घोड़ों की तरह रास्ते काटते हुए उसके पीछे निकल पड़े। सब अपने अपने मोहरे बढ़ा रहे हैं, बस कोई नहीं जानता अगला कदम किसका भारी पड़ेगा। तो अब सवाल सिर्फ इतना, इस खेल में पहला वार किसका लगेगा? अद्विक और अंशिव विक्की को रोक लेंगे या विक्की अपनी अगली चाल से पूरी बाजी पलट देगा? सभी सवालों के जवाब जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ इस नए और रोमांच से भरे ऑडियो सीरीज रिश्तों के धागे में। अगले एपिसोड का इंतजार जरूर करिएगा, जहां आप जानेंगे अथर्व के कारनामों के बारे में। वहीं दूसरी तरफ मेहरा का फोन स्पीकर पर था। एडविक ने उसका कॉलर पकड़ लिया और गुस्से में बोला, तुम्हारा फार्म हाउस कहां है? अंशिव भी घर जा, जल्दी बोलिए और अपने बेटे को कंधा देने के लिए तैयार हो जाइए। चेतावनी देने के बावजूद उसने टेबल पर जोर से अपना हाथ पटका। मेहरा घबराकर बोला, वो फार्म हाउस शहर के बाहर है, प्लीज मेरे बेटे को कुछ मत करना। लेकिन अद्विक और अंशिव तब तक वहां से जा चुके थे। अब आगे रूही बोली, सर मैं भी उनके साथ जा रही हूं। और वह जल्दी से उनके पीछे निकल गई। अब वहां सिर्फ अभिमन्यु और मोनिका बचे थे। मोनिका अभिमन्यु के पास आकर बोली, ये सब क्या चक्कर है? तुमने इसके बारे में तो कोई खबर नहीं दी थी। अभिमन्यु ठंडी हंसी के साथ बोला, मुझे यहां आकर पता चला कि ये अथर्व राठौर का बेटा पहले से ही एक साधारण लड़की के चक्कर में फंसा हुआ है। इस लड़के को फंसाने के लिए तुम्हें काफी पापड़ बेलने पड़ेंगे, लेकिन उसकी बहन को फंसाना मेरे लिए मुश्किल नहीं है। मोनिका ने उसका कॉलर पकड़कर चेतावनी दी, केवल फंसाना है, खुद उसके प्यार में नहीं गिरना है। अभिमन्यु मुस्कुराया, उसकी कमर पकड़कर उसे अपने करीब खींचा और बोला,
तुम्हारे आने से पहले ही मैंने हमारे लिए एक कमरा बुक कर लिया था। चलो आज दिन में ही हनीमून मना लेते हैं। वो लड़की भले खूबसूरत हो, लेकिन मेरी जान तुमसे ज्यादा नहीं। चलो दिखाता हूं कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूं। फिर दोनों दूसरे कमरे की तरफ चले गए। उधर कुछ समझ न आने पर मेहरा के दिमाग में अथर्व का ख्याल आया। उसने तुरंत अथर्व को फोन मिलाया और बात करते हुए होटल से बाहर निकल गया। इसी बीच आरिका को होश आया। उसने खुद को एक बेड पर पाया। उसके हाथ बंधे हुए थे। वो खुद को छुड़ाने की कोशिश करने लगी, लेकिन रस्सियां और ज्यादा कस गईं। तभी कमरे का दरवाजा खुला। विक्की 2 लड़कों के साथ अंदर आया और बोला, ओहो, मेरी जान को होश आ गया। अच्छा है, मजा उसी में है जब होश में हो। आरिका रोते हुए बोली, विक्की मुझे जाने दो प्लीज। विक्की उसकी तरफ बढ़ा और 2-3 जोरदार थप्पड़ उसके चेहरे पर दे मारे, जिससे उसका चेहरा लाल हो गया। वह गुर्राकर बोला, अब रो रही है? जब प्यार से कह रहा था कि मुझसे शादी कर ले, टाट से जिंदगी बीतेगी, तब अकड़ दिखा रही थी। अब सुन, आज मुझे अकेले को ही नहीं, ये दोनों भी तुझे इस्तेमाल करेंगे, और उसके बाद वो अद्विक राठौर तुझ पर नजर भी नहीं डाल पाएगा। आरिका की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। विक्की ने टेबल से चाकू उठाया। उसने आरिका का हाथ पकड़कर उस पर गहरा कट लगाया। आरिका दर्द से चीख उठी। विक्की बोला, यही हाथ पकड़ रखा था ना उसने? अद्विक ने। उसी वक्त बाहर जोर से दरवाजा टूटने की आवाज हुई। सभी चौंक गए। विक्की का एक दोस्त बाहर झांक कर देखने गया और घबराकर अंदर लौटकर बोला, विक्की, वो लड़का, उसका दोस्त और उसकी बहन, तीनों आ गए हैं। विक्की चाकू उठाते हुए बोला, चलो आज मैं उस लड़के को जान से मार दूंगा और उसकी बहन को इसी के बगल में लिटाऊंगा। आरिका झटपट सिर हिलाने लगी। वह बुरी तरह डर चुकी थी। उसे डर था कि उसकी वजह से कहीं अद्विक और रूही को कुछ ना हो जाए। विक्की की बातें सुनकर आरिका बहुत डर गई थी। वहीं अद्विक और बाकी दोनों अंशिव और रूही का सभी कमरों में चेक कर रहे थे। तभी विक्की हाथ में चाकू लेकर एक कमरे से बाहर आया। उसके दोस्त भी उसके पीछे थे। विक्की अद्विक से बोला, बड़ी जल्दी आ गए अद्विक राठौर, और साथ में अपनी बहन को भी ले आए। तुम्हारे की सजा अब यह भी भुगतेगी। विक्की अद्विक की तरफ बढ़ ही रहा था कि तभी एक लड़का अंशिव की तरफ बढ़ा। एक ने सोचा कि वह रूही को पकड़ लेगा तो अद्विक को मजबूर कर सकता है, इसलिए वह रूही की तरफ लपका। वहीं विक्की अद्विक की तरफ बढ़ ही रहा था कि तभी अद्विक ने एक को उसके पेट में बहुत जोर का मुक्का मारा, जिससे वह उड़ते हुए दीवार से जा टकराया और नीचे गिर पड़ा। दूसरी तरफ अंशिव ने उसके दोस्त का हाथ पकड़ लिया और उसकी पूरी बाजू को जड़ तक से हिला डाली। एक साथ 2 लोगों की चीख से पूरा फार्म हाउस गूंज उठा। रूही ने भी विक्की के एक दोस्त का हाथ तोड़ दिया था। वहीं अद्विक गुस्से में अब तक पूरी तरह सुलग चुका था। बड़ी मुश्किल से उसने अपनी आंखों पर काबू किया हुआ था। वह विक्की के पास पहुंचा और उसे पुतले की तरह उठाकर जोर से गुर्राया। मेरी आरिका को उठाया तूने अपने इन हाथों से। अद्विक ने उसके दोनों हाथ पकड़ लिए और विक्की की दिल दहला देने वाली चीख वहां गूंज गई। तभी अथर्व और शिव मिस्टर मेहरा और पुलिस के साथ वहां आ गए। अथर्व अद्विक के पास गया और उसे अपने गले से लगाकर शांत करने लगा। शिव ने रूही से इशारे में पूछा कि आरिका कहां है, तो रूही और सबका ध्यान आरिका की तरफ गया। उसे तो उन्होंने देखा तक नहीं था। तभी रूही उस कमरे की तरफ बढ़ गई जहां से विक्की और उसके दोस्त निकले थे। अंशिव भी उसके पीछे जाने वाला था। तभी अथर्व ने उससे रोक लिया। जाने दो, न जाने आरिका किस हालत में हो। 2 मिनट बाद ही रूही आरिका को बाहर लेकर आई। उसे ठीक हालत में देखकर सबकी जान में जान आई। अद्विक जल्दी से उसके पास गया तो आरिका सबको भूलकर उसके सीने से लिपटकर रोने लगी। अथर्व बोला, अद्विक, तुम आरिका, रूही और अंशिव के साथ घर चले जाओ और आरिका की मॉम को भी घर पर बुला लेना। तब तक मैं और शिव आते हैं। अद्विक ने विक्की को घूरते हुए तीनों को लेकर वहां से चला गया। अथर्व ने विक्की को एक थप्पड़ जड़ दिया और कहा, वह मेरे घर की बहू बनने वाली है, तूने उस पर हाथ कैसे डाला? तभी मेहरा बोला, इससे माफ कर दीजिए अथर्व जी, मैं इसकी तरफ से माफी मांगता हूं। शिव गुस्से में बोला, माफी गई भाड़ में। इंस्पेक्टर, अरेस्ट करो इन तीनों को और अटेम्प्ट टू मर्डर का केस होगा। पुलिस ने तुरंत तीनों को गिरफ्तार किया और उन्हें लेकर चली गई। मेहरा कुछ भी नहीं कर सकता था।
वह तो अपने बेटे के जिंदा बच जाने की ही भगवान का शुक्रिया कर रहा था। अथर्व ने उसे चेतावनी दी और शिव को लेकर वहां से चला गया। अथर्व और शिव मेंशन पहुंचे तब तक डॉक्टर आरिका के हाथ पर लगे घाव पर पट्टी कर चुकी थी। अन्वी आरिका को समझा रही थी। वहीं अद्विक और अंशिव अपने कमरे में आ गए थे। अद्विक गुस्से में था और इधर उधर घूम रहा था। तभी अंशिव उससे बोला, आरिका ठीक है ना, तो तू अब क्यों इधर उधर घूमकर मेरी आंखों को थका रहा है? अद्विक गुस्से में बोला, पापा वहां क्यों आए? आज मैं उस लड़के को जान से मार देता। तब अंशिव बोला, वहां रूही भी थी और आरिका पर भी इसका बुरा असर पड़ता। अच्छा हुआ अंकल ने आकर तुझे रोक दिया। अद्विक ने कहा, ठीक कहा तूने, लेकिन जब तक वह जेल के अंदर है सिर्फ तब तक जिंदा रहेगा। बाहर आते ही उसे मैं यमलोक पहुंचा दूंगा। कुछ देर बाद दोनों नीचे आ गए। तभी एक गार्ड अथर्व से आकर बोला, सर कोई नीलिमा रावत आई है। आरिका बोली, वह मेरी मां है सर। तो अथर्व ने गार्ड से उन्हें अंदर लाने को कहा। आरिका की मां मेंशन की चमक दमक देखते ही लालच से भर उठी। वह मन में बोली, इस लड़की ने कितना बड़ा हाथ मारा है। मैं बेकार में उसे विक्की की बात मानने पर मजबूर कर रही थी। यहां तो उससे 10 गुना अमीर लोग रहते हैं। ये मेंशन नहीं, महल है, महल। ये सब सोचते हुए वह अंदर हॉल में आई। आरिका को देखकर जरूरत से ज्यादा ममता दिखाते हुए उसकी तरफ भागी और उसे गले लगाकर झूठे आंसू बहाने लगी। सत्यानाश उस विक्की का, मेरी फूल सी बच्ची के साथ इतना गलत करने का सोचा। कीड़े पड़े करम जले को। उनकी बात सुनकर अंशिव हंसने लगा। अथर्व ने उसे घूर कर देखा तो वह चुप हो गया। कुछ देर के नाटक के बाद नीलिमा बोली, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरी बेटी को बचा लिया। आरिका, अद्विक और अथर्व सभी को पता था कि वह ओवर एक्टिंग कर रही है। तभी अथर्व बोला, मिसेस रावत, हमें आपसे कुछ बात करनी थी, इसलिए मैंने आपको यहां बुलाया है। नीलिमा ने अथर्व को निहारते हुए कहा, जी कहिए अथर्व जी। अन्वी ने अथर्व को घूर कर देखा तो अथर्व ने गला साफ करते हुए कहा, नीलिमा जी, मेरा बेटा अद्विक आपकी बेटी को बहुत पसंद करता है, तो मैं अपने बेटे के लिए आपकी बेटी का हाथ मांगता हूं। अथर्व की बात सुनकर जहां अन्वी चौंक गई वहीं अंशिव बोल पड़ा, अंकल हाथ का अद्विक क्या करेगा, पूरी लड़की मांग लीजिए ना। अद्विक और आरिका ने उसे गुस्से से घूरा। तभी अथर्व अद्विक से बोला, इसे यहां से ले जाओ और कमरे में बंद कर दो। अंशिव हंसते हुए बोला, ठीक है, मैं चुप हो जाता हूं, आप लोग अपना कंटिन्यू कीजिए। नीलिमा बोली, अब अगर बच्चे एक दूसरे को पसंद करते हैं तो मैं कैसे मना कर सकती हूं। मुझे तो खुशी होगी कि मेरी बेटी को इतना अच्छा घर परिवार मिल रहा है। अथर्व बोला, ठीक है, तो फिर सगाई की तारीख निकलवा देते हैं। तभी रागिनी बोली, रुको अथर्व बेटा। सब उनकी तरफ देखने लगे। रागिनी बोली, मैं बस इतना कहना चाहती हूं कि पहले दोनों बच्चों की कुंडली मिलवा लेते हैं। अगर सब ठीक रहा तो सगाई भी जल्दी तय कर देंगे। अन्वी ने भी उनकी हां में हां मिलाई। नीलिमा बोली, ठीक है, मैं कल आरिका के हाथ इसकी कुंडली भिजवा दूंगी। कुछ देर चाय नाश्ता करने के बाद नीलिमा आरिका को लेकर वहां से चली गई। अथर्व ने ड्राइवर को उन्हें घर छोड़कर आने को कहा। वह जैसे ही पीछे मुड़ा, अन्वी उसे घूर रही थी। अथर्व बोला, क्या हुआ, तुम क्या बिल्ली की तरह मुझे ऐसे घूर रही हो जैसे अभी ही नोच डालोगी? अन्वी कुछ नहीं बोली, उल्टा पैर पटक कर वहां से चली गई। अथर्व ने अंशिव की तरफ देखा तो वह दांत निकालकर उनका मजाक उड़ा रहा था। अथर्व बोला, सुबह मैं तेरे यही दांत निकाल दूंगा। यह कहकर वह अपने कमरे में चला गया। वहीं पीछे अंशिव हंसते हुए सोफे पर गिर गया और रागिनी से बोला, दादी, शादी के बाद ऐसा हाल होता है तो मैं तो कभी शादी ही नहीं करूंगा। और यह, उसने अद्विक की तरफ इशारा किया, कुछ दिनों बाद मुझे ऐसे ही एंटरटेन करता मिलेगा। अद्विक मुंह बनाकर वहां से चला गया। रागिनी ने अंशिव को हंसते देख कहा, तू हंसते हुए एकदम खरगोश जैसा लगता है। अंशिव का मुंह बन गया। वहीं रूही उसे देखकर हंस रही थी। तभी उसका फोन बजा। अभिमन्यु का कॉल था तो वह वहां से चली गई। अंशिव रागिनी से बोला, दादी, यह गुंडी है ना, उन 3 लड़कों में से एक का हाथ इसी ने तोड़ा था, न जाने अपने पति का क्या हाल बनाएगी। रागिनी बोली, वही जो इसकी मां ने इसके बाप का बनाया हुआ है। अंशिव और रागिनी जी अद्विक का मजाक बना रहे थे। वहीं दूसरी तरफ रूही ने अभिमन्यु का फोन उठाया और बोली, जी सर, आरिका बिल्कुल ठीक है, हम टाइम पर पहुंच गए थे, कल मैं समय से आ जाऊंगी सर।
बाय। रूही वहां से अपने कमरे में चली गई। उधर अभिमन्यु और मोनिका दोनों एक सफेद चादर में लिपटे हुए बेड पर पड़े थे। वे अभी भी उसी होटल में थे। अभिमन्यु ने फोन काटा तो मोनिका बोली, क्या कहा उस रूही ने? वह लड़की, उसकी इज्जत बच गई या लुट गई? अभिमन्यु बोला, वह लड़की ठीक है, लेकिन तुम्हारा काम बहुत मुश्किल होने वाला है। वह अद्विक अपने बाप की तरह ही शातिर है। लड़की के गायब होते ही उसे समझ आ गया था कि उसे किसने उठाया होगा। हमें सब कुछ बहुत ध्यान से करना होगा। मोनिका ने हां में सिर हिलाया। अभिमन्यु उसके ऊपर आते हुए बोला, हम भी ऐसे न जाने कब साथ होंगे। तो आ जाओ मेरी जान, कुछ दिनों तक इसकी जरूरत न पड़े, इसलिए हम आज रात यहीं रहेंगे और मजे करेंगे। और फिर दोनों अपने काम में लग गए। वहीं दूसरी तरफ अनवी अथर्व पर गुस्सा हो रही थी। वह बोली, उस दिन जब मैं पूछ रही थी कि क्या अद्विक के लिए आरिका को तुमने चुना है, तब तुमने मना कर दिया था। तुम उनके रिलेशन के बारे में पहले से जानते थे, लेकिन मुझे बताना जरूरी नहीं समझा। क्या वह सिर्फ तुम्हारा बेटा है अथर्व, या फिर आज भी तुम्हें लगता है कि मैं उसमें विहान और रूही में फर्क करती हूं? अथर्व बोला, मैंने ऐसा कब कहा? खुद ही सारी कहानी बना लोगी या मुझे भी कुछ कहने दोगी? अनवी बोली, क्या बोलोगे तुम? बोलो। क्या तुम पहले से नहीं जानते थे कि आरिका वही लड़की है जिसे अद्विक पसंद करता है? अथर्व ने जवाब दिया, मुझे पार्टी वाली रात को पता चला था और अगले दिन मैंने उस खरगोश अंशिव से कंफर्म किया था। मैंने तुम्हें नहीं बताया क्योंकि आरिका की तरफ से हां नहीं हुई थी। अंशिव कह रहा था कि वह डरी हुई थी उस लड़के से जिसने आज उसे किडनैप किया था, क्योंकि उसे लगता था कि उसे छोड़कर अद्विक को चुनना कहीं अद्विक को खतरे में न डाल दे। आज ऑफिस में आरिका की जलन साफ बता रही थी कि वह भी अद्विक को पसंद करती है। आज रात मैं तुम्हें यह बात बता देता, लेकिन यह सब हो गया। मैंने इसलिए आरिका की मां को बुलाया था ताकि तुम्हारे सामने ही सब बातें कर सकूं, लेकिन तुम तो मन में बेकार की बातें ही सोचोगी, है ना? अब अथर्व गुस्सा हो गया था। वह वहां से बाहर जाने लगा, लेकिन रुक गया और पीछे मुड़कर बोला, तुमने जन्म दिया है अद्विक और दोनों बच्चों को, तो उन पर हक भी तुम्हारा ही ज्यादा है। मैं कभी तुम्हारे और उनके बीच में नहीं आना चाहता। अगर आर का पसंद नहीं आई हो तो मना कर देना अद्विक को। तुम कहोगी तो वह मान जाएगा। यह कहकर अथर्व वहां से बाहर निकल गया। वहीं अनवी आंखों में आंसू लिए बेड पर बैठ गई और रोते हुए खुद से बोली, एक बार फिर मैंने अथर्व को हर्ट कर दिया। वह कितनी कोशिश करता है सब कुछ ठीक रखने की। अब मैं उसे कैसे मनाऊं? आगे जारी रहेगा। विक्की की गंदी चाल नाकाम हो गई। अद्विक और अंशिव समय से पहले उसके फार्म हाउस तक पहुंच गए, लेकिन खेल यहीं खत्म नहीं हुआ, क्योंकि अब नए खिलाड़ी बोर्ड पर उतर चुके हैं। अभिमन्यु और मोनिका, जो अद्विक को गिराने के लिए अपनी अगली चालें चुपचाप सेट कर रहे हैं। इस बड़े खेल में सब अपनी अपनी दिशा में बढ़ रहे हैं। कहीं जलन है, कहीं बदला, कहीं लालच और कहीं दिलों में छुपा डर। तो अब सवाल सिर्फ इतना, इस शतरंज में अगली चाल किसकी भारी पड़ेगी? अभिमन्यु और मोनिका की छुपी साजिश या अद्विक और उसके परिवार की जागी हुई समझ? सभी सवालों के जवाब जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ इस नए और रोमांच से भरे ऑडियो सीरीज रिश्तों के धागे में। अगले एपिसोड का इंतजार जरूर करिएगा, जहां आप जानेंगे अथर्व के कारनामों के बारे में। अब अथर्व गुस्सा हो गया था। वह वहां से बाहर जाने लगा, लेकिन रुक गया और पीछे मुड़कर बोला, तुमने जन्म दिया है अद्विक और दोनों बच्चों को, तो उन पर हक भी तुम्हारा ही ज्यादा है। मैं कभी तुम्हारे और उनके बीच में नहीं आना चाहता। अगर आरिका पसंद नहीं आई हो तो मना कर देना अद्विक को। तुम कहोगी तो वह मान जाएगा। यह कहकर अथर्व वहां से बाहर निकल गया। वहीं अनवी आंखों में आंसू लिए बेड पर बैठ गई और रोते हुए खुद से बोली, एक बार फिर मैंने अथर्व को हर्ट कर दिया। वह कितनी कोशिश करता है सब कुछ ठीक रखने की। अब मैं उसे कैसे मनाऊं? अब आगे। उधर अथर्व कमरे से निकलकर सीधे अपनी स्टडी रूम में आ गया। उसने एक अलमारी खोली तो सामने एक से बढ़कर एक महंगी शराब की बोतलें रखी थीं। उसने उनमें से एक बोतल उठाई, खोलकर गटागट पीकर खाली कर दी। फिर दूसरी बोतल उठाई और आधी ही पी थी कि तभी दरवाजे पर नॉक हुआ। अथर्व ने बोतल वापस अलमारी में रखी और फटाफट वॉशरूम में जाकर कुल्ला किया। फिर बाहर आकर दरवाजा खोला। सामने अनवी खड़ी थी। वह खींचते हुए बोला, क्या है, अब मुझे अकेले भी नहीं रहने दोगी? अनवी बोली, अथर्व,
मुझे माफ कर दो मैं। तभी अथर्व ने उसे बीच में टोकते हुए कहा, जाओ यहां से, मुझे इस वक्त अकेले रहना है। यह कहकर अथर्व ने दरवाजा बंद कर लिया। अन्वी उदास होकर वापस मुड़ी और जैसे ही उसने मुंह उठाया, सामने अंशिव खड़ा था। वह ठिठक गई। वह चुपचाप आगे बढ़ने लगी। तभी अंशिव बोला, आंटी, आपका और अंकल का झगड़ा हो गया क्या? अन्वी बोली, तुम किसी से मत कहना, अद्विक को तो बिल्कुल भी नहीं। अंशिव ने कहा, मुझे बताइए ना, क्या हुआ है? मैं उन्हें मनाने के तरीके बताऊंगा। अन्वी ने इधर उधर देखा और अंशिव को सब कुछ बता दिया। अंशिव बोला, आंटी आप भी ना, अंकल कितने अच्छे हैं, उनका हीरे जैसा दिल दुखा दिया आपने। फिर बोला, खैर उन्हें मनाने के लिए आप 1-2 सीढ़ी से नीचे गिर जाइए। अंशिव की बात सुनकर अन्वी गुस्से में बोली, क्या? अंशिव बोला, इससे आपको सजा भी मिल जाएगी और अंकल भी दौड़कर आपके पास आ जाएंगे। वह दांत दिखाते हुए मुस्कुराया। अन्वी उसे घूरते हुए वहां से चली गई। अंशिव बोला, कितना अच्छा तो आइडिया दिया था मैंने। तभी उसका फोन बज गया और वह वहां से चला गया। शाम तक सब वापस आ गए थे। निर्भय विहान लोगों के साथ ही आ गया था, तो वह अथर्व के बारे में पूछने लगा। तब रागिनी बोली, पता नहीं, कुछ देर पहले तो अपने कमरे में गया था, थक गया होगा, शायद आराम कर रहा होगा। निर्भय बोला, ठीक है, मैं चेंज करके आता हूं। यह कहकर वह वहां से चला गया। लगभग रात के 7:00 बज गए थे। निर्भय ने अथर्व को फोन किया तो वह नीचे आकर बैठ गया। वह अपने और अन्वी के झगड़े के बारे में उन्हें पता नहीं चलने देना चाहता था, वरना सब उसे ही ज्ञान देते। वह देखना चाहता था कि अन्वी उसे मनाने के लिए क्या करती है। कुछ देर अकेले रहकर अथर्व को अब अन्वी के गुस्सा होने का कारण समझ में आ गया था। उसे एहसास भी हो गया था कि उसे पहले ही अद्विक को सब कुछ बता देना चाहिए था। अगर अन्वी की जगह वह खुद होता तो वह भी ऐसे ही रिएक्ट करता। बस अन्वी ने एक बात गलत कही थी। खैर, आज अच्छे से अन्वी फंसी थी और वह इसे पूरा एंजॉय करना चाहता था। अथर्व शिव और निर्भय के साथ बैठा हुआ था। रिदम हर्षित के घर गया हुआ था। दिया और दोनों बच्चे भी साथ में गए थे। निर्भय अथर्व से बोला, कुत्ते, इतना सब हो गया और तुम लोगों ने मुझे कुछ भी नहीं बताया। तभी शिव बोला, अच्छी बात तो यह है कि वक्त रहते अद्विक को रोक दिया गया, वरना जैसे उसने मेहरा के बेटे के हाथ तोड़े थे, उसे देखकर तो वह दूसरा जल्लाद ही है। शिव ने अथर्व को कनखियों से घूरते हुए कहा, तो अथर्व भी उसे घूरने लगा। कुछ देर बाद सबने आराम से डिनर किया। अंशिव अथर्व के हाव भाव से ही समझ गया था कि वह अब बस अन्वी को परेशान करने के लिए उसे अवॉइड कर रहा है, तो वह मुस्कुराते हुए खाना खाने लगा। राठौर मेंशन में सब लोग डिनर करके अपने अपने कमरों में जा चुके थे। अद्विक कारिका से फोन पर बात कर रहा था और अंशिव एक तरफ लेटा उसे घूर रहा था। तभी अद्विक कारिका से बोला, अच्छा एक काम करना, सुबह याद से अपनी